अस्सलाम वालेकुम मेरे एमबीए के जहाँ बात सफाइयों। ये हमारा लास्ट न्यूमेरिकल टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वाले सब्जेक्ट का। इसका नाम है कैश बजट। बेसिकली टॉपिक चल रहा है हमारा कैश फ्लो एनालिसिस वाला। उसमें मैंने पहले आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट कराई और अब कैश बजट करा रहा हूँ। उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि वैन ऑन के अंदर ये जो चैप्टर है ये चैप्टर 7 है। तो गालबन ये सिर्फ एज अ टाइटल ही वहाँ से उठा लिया गया है। इसमें उन्होंने ना क्लियरली मेंशन नहीं किया कि कौन सा टॉपिक डिस्कस करना है। तो मैंने इस चैप्टर में जो दोनों टॉपिक थे वो डिस्कस कर दिए। इन केस के पेपर में कोई भी एक टेस्ट हो जाए तो आपको पूरा चैप्टर आता। ठीक है, तो ये कैश फ्लो एनालिसिस वाला जो टॉपिक है सिलेबस आउटलाइन में से उसमें से मैंने ये टॉपिक लिया है। ठीक है, और ये दोनों बुक में से है, किटमैन और वैन, और दोनों में से प्रैक्टिस हम इसकी कर सकते हैं। मैं आपको इसका आज इंट्रो दूंगा कि बेसिकली ये क्या है और क्यों करते हैं। अब सबसे पहली चीज़ ये है कि व्हाट इज़ मेंट बाय कैश बजट। फिर हम समझेंगे कि कैश बजट जो है वो क्यों बनाया जाता है, वाई वी नीड टू मेक अ कैश बजट। तो कैश बजट जो है सिंपल सी बात है कि जनाब ये बेसिकली एनालाइज करता है, एनालाइज कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज टू estimate future कैश फ्लो नीड्स। और इसी डेफिनेशन के अंदर ही इसका पर्पस छुपा हुआ है। पर्पस कह लें कि वाई ये हमें क्यों बनाना पड़ता है। तो सिंपल सी बात है कि इसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम फोरकास्ट करते हैं या बजट करते हैं। फोरकास्ट या बजट करते हैं फ्यूचर कैश फ्लो नीड्स कि मुस्तकबिल में हमें कब कितने पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है या कब हमारे पास एक्स्ट्रा या सरप्लस पैसे हो सकते हैं कि हम कोई इन्वेस्टमेंट या कोई और काम कर सकें। और अगर हमें पैसों की ज़रूरत होगी तो हमें ये अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि हमें कितने पैसे उधार चाहिए होंगे एक सर्टन पीरियड के बाद या एक सर्टन पीरियड के लिए। तो कैश बजट का जो है ना वो एक सिंपल सा फॉर्मेट है, फिर उसकी दो वर्किंग्स हैं, उसी के ऊपर इसकी प्रैक्टिस है। तो आज के लेक्चर में मैं सिर्फ जो कैश बजट का फॉर्मेट है और जो उसकी वर्किंग्स का फॉर्मेट है उस पर डिस्कस करूँगा। आज सिर्फ फॉर्मेट्स पे डिस्कस हो। मैं एग्ज्यूम करता हूँ कि आप ये फॉर्मेट्स लर्न करेंगे अच्छी तरह। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं उनकी प्रैक्टिस कराऊंगा, एक वन बाय वन एक एक सिनेरियो का क्वेश्चन जो है वो हम डील और डिस्कस करेंगे। तो जनाब बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले आ जाए कैश बजट के फॉर्मेट पे। तो आपके पास सबसे पहले तो आ जाएगा जो भी कंपनी XYZ कंपनी उसका नाम, नीचे आप लिख देंगे कैश बजट। ठीक हो गया। उसके बाद आप पीरियड लिखेंगे फॉर दी मंथ्स या फॉर जितने भी पीरियड है, फॉर द क्वार्टर कर लें। तो यहाँ पे फॉर दी क्वार्टर कर लेते हैं जनाब हम, मार्च टू मार्च अप्रैल मई 2020। ठीक हो गया। अब इसमें बेसिकली आपके पास सबसे पहले हम यहाँ पर मेंशन करेंगे वो पीरियड जिसका हम कवर कर रहे हैं कैश बजट के लिए, जो कि इस केस में है मार्च अप्रैल और मई। ठीक है जनाब। अब सबसे पहले इस पीरियड के लिए हम रिकॉर्ड करेंगे कैश रिसीप्ट्स को, जिसके लिए एक वर्किंग करनी पड़ेगी, वो मैं डिस्कस करता हूँ। पहले मैं कैश फ्लो का फॉर्मेट मुकम्मल करूँ, फिर कैश रिसीट्स में से आप लेस करेंगे जनाब कैश डिसबर्समेंट। ठीक हो गया। इसके लिए वर्किंग नंबर 2 होगी, वो भी हम बाद में डिस्कस करते हैं। कैश रिसीट्स आप फोरकास्ट करेंगे आने वाले पीरियड की है, जो भी क्वार्टर है आपका। इस केस में मार्च अप्रैल मई है। तो सवाल में कोई भी हो सकता है, जनवरी फरवरी मार्च हो सकता है। 3 माह से लेकर 6 माह तक का
जो है सिनेरियो आपको टेस्ट हो सकता है एग्जाम, ठीक है। बुक में भी आपको उसी टाइप की प्रैक्टिस मिलेगी। उसके बाद डिस्पर्समेंट में क्या है, इसी तरह जैसे आपने कैश रिसीट फोरकास्ट किया वो मैं सिखाऊंगा ये वर्किंग वन के जरिए। इस तरह हम कैश डिस्पर्समेंट्स, डिस्पर्समेंट्स का मतलब है पेमेंट्स, इनको भी फोरकास्ट करेंगे। उसके लिए वर्किंग नंबर 2 को हम डिस्कस करेंगे, ये भी मैं आज ही आपको सिखाता हूँ। जब आप कैश रिसीट्स में से डिस्पर्समेंट्स का डिफरेंस लेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा नेट कैश फ्लो। अब वो आंसर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इट डजेंट मैटर। जो भी है आपने आंसर लिख देना है, नेट कैश फ्लो जो भी आप, उस नेट कैश फ्लो में जनाब आपने ऐड करना है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। ओपनिंग बैलेंस आप लिखेंगे यहाँ पर तो जनाब फाइनली नेट कैश फ्लो में ओपनिंग बैलेंस ऐड करके उस पीरियड का आपके पास क्लोजिंग कैश बैलेंस आ जाए। वो क्लोजिंग बैलेंस में से आपने लेस करना है जनाब मिनिमम कैश बैलेंस, मिनिमम कैश फ्लोट भी कह सकते हैं इसको, कैश बैलेंस। इसका क्या मकसद है, ये वो अमाउंट है जो सवाल में गिवन होगी आपको, और अगर नहीं गिवन है तो इम्प्लाइड है कि वो ज़ीरो है। वैसे 99% चांसेस हैं कि आपको ज़ीरो नहीं एज्यूम करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ वैल्यू दी हो। ये बेसिकली एस्टिमेशन का एक तरीका है कि आप जो भी चेंजेस आ रहे हैं आपके फ्यूचर पॉसिबल कैश फ्लोज में से, उसमें से आप एक मिनिमम कैश बैलेंस अपने पास मेंटेन करने के बारे में सोच रहे हैं फॉर एनी कॉन्टीजेंसी और फॉर एनी फ्यूचर अनसर्टेनिटी। आप एक कैश मार्जिन रखना चाहते हैं, एक कम से कम अमाउंट हर वक्त आप चाहते हैं कि वो कंपनी के बैलेंस में, कैश बैलेंस में, अकाउंट में, बैंक में, जहाँ पे भी वो मौजूद रहे, ताकि अगर कंपनी को किसी भी किस्म की फ्यूचर अनसर्टेनिटी या किसी भी किस्म की ऊंच नीच को हैंडल या डील करना पड़े तो कंपनी इस रिजर्व को, इस मिनिमम बैलेंस को यूटिलाइज करके उस मसले का हल निकाल सके। तो ये मिनिमम बैलेंस जनाब आप इस क्लोजिंग बैलेंस में से जब लेस करेंगे तो दो पॉसिबिलिटीज होंगी। या तो आपके पास पॉजिटिव आंसर आएगा, यानी पैसे रख के भी कुछ ना कुछ क्लोजिंग बैलेंस में से पैसे बच जाएंगे। तो अगर पॉजिटिव आंसर आ गया तो उसको हम कहेंगे ये आपका सरप्लस या एक्सेस कैश है, कि आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, कॉन्टीजेंसी पैसे, मिनिमम रिक्वायरमेंट के पैसे रख के भी आपके पास इतने पैसे बच गए हैं, तो आप इनको कहीं मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर दें या कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं उस पैसे को, या किसी और मकसद के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बिजनेस के लिए या अदर देन बिजनेस। उसके बाद जनाब इस सरप्लस या एक्सेस कैश में के अलावा दूसरी पॉसिबिलिटी है कि आपका क्लोजिंग बैलेंस और मिनिमम बैलेंस का जो डिफरेंस है वो नेगेटिव में आ जाए। जब नेगेटिव में आ जाएगा ना तो इसका मतलब ये है कि ये वो पीरियड है जिसके लिए आपको किसकी ज़रूरत है, फाइनेंसिंग रिक्वायर्ड है। फाइनेंसिंग रिक्वायर्ड मीन्स ये वो पीरियड है, ये वो अरसा है, ये वो महीना है, या ये क्वार्टर हो भी हो सकता है अगर तीनों महीनों के लिए नेगेटिव आ गया, कि जिसके लिए आपको उधार पैसे लेने पड़ेंगे। अदरवाइज उस पीरियड में आपको कोई ना कोई फाइनेंशियल डिफिकल्टी या लिक्विडिटी का प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है अगर आप बोरोइंग नहीं करेंगे। तो ये तो था जनाब फॉर्मेट हमारा कैश बजट का। अब इसी के आगे मैं वर्किंग वन करूंगा जो कि कहलाएगा हमारा बेसिकली कैश रिसीट स्केड्यूल, या कैश रिसीट का जो वर्किंग टेबल है वो आ गया जनाब। ये आगे जनाब हमारे पास वर्किंग वन, जिसको W1 मैंने ऊपर लिखा है, ये हमारा है जनाब कैश रिसीप्ट स्केड्यूल, कैश रिसीप्ट स्केड्यूल। अब जो कैश रिसीट्स है ना, उनका जो मेन सोर्स है ना जिसकी बेस पर हम इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं वो है जनाब हमारी सेल्स। तो कैश रिसीट स्केड्यूल में सबसे पहले हम अपनी सेल्स फोरकास्ट को रिपोर्ट करेंगे, ठीक है जनाब। लेट्स अज्यूम कि हमारी जनवरी फरवरी की सेल्स थी जनाब 80,000 और 90,000, और जो हम एस्टिमेट कर रहे हैं मार्च, अप्रैल और मई की सेल्स, वो हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि ये 1 लाख हो जाएगी, ये 1 लाख
20,000 हो जाएगी और ये 1,40,000 की सेल्स है। अब यहाँ पर हम नीचे महीने उतार लेते हैं जनाब। ये आ गया जनवरी, ये आ गया फरवरी, ये आ गया मार्च, ये आ गया अप्रैल और ये आ गया मई। अब जो हमें रिसीट्स चाहिए वो मार्च अप्रैल मई की चाहिए, बट उससे प्रीवियस 2 मंथ्स का इम्पैक्ट जो है वो हमारे आने वाले पीरियड में आएगा। वो मैं डिस्कस करता हूँ कैसे। अब सेल्स की जो हमने फोरकास्ट की है ना, ये बेसिकली दो तरह से हो सकती है कि या तो इसमें से कुछ परसेंट कैश सेल्स होंगी और कुछ हमारे पास क्रेडिट सेल्स होंगी। जो तो कैश सेल्स हैं वो जिस मंथ में जिस पीरियड में अकर हो रही हैं वो उसी मंथ उसी पीरियड में हमें रिसीव हो जाएंगी, यानी वो उसी पीरियड का पार्ट बन जाएंगी। लेट्स सपोज कि जो कैश सेल्स है ना वो है जनाब हमारी टोटल सेल्स का 20%। ठीक है जनाब, सवाल में इंफॉर्मेशन दी होगी, ठीक हो गया। आपको खुद से कुछ अज्यूम नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर तो मैं एग्जांपल अज्यूम करके लेकर चल रहा हूँ ताकि आपको फॉर्मेट की सेंस आए कि कौन सी चीज़ यहाँ पर ऐसे क्यों लिखी जा रही है। फिर बाद में जब मैं उसको कैश जो बजट वाला फॉर्मेट है उसमें पुट करूँगा इन आंसर्स को, तो हमारे पास एक जो आइडिया है, रफ एस्टिमेट जो है वो हमारे पास आ जाए कि बेसिकली सवाल में किस प्रोसेस से होकर गुजरना। इस सवाल को आपने इसी तरह करना है कि 3 पेजेस पे इसके फॉर्मेट्स बनाने हैं। एक पेज पे आपने कैश बजट बनाना है, एक पे ये रिसीट की वर्किंग और एक फिर अगले पेज पे जो मैं अगला फॉर्मेट कराऊंगा डिस्बर्समेंट की वर्किंग करनी है। और पहले ये वर्किंग्स बनेंगी, इसकी बेस पर हम कैश बजट मुकम्मल करेंगे फर्स्ट पेज पे। तो इसी तरीके से आपने इन सवालों को लेकर चलना, मैं इसकी प्रैक्टिस भी आपको करवाऊंगा। अब जनाब फॉर इंस्टेंस अगर मैं इसकी बात करूं 20% अगर मैं कह रहा हूँ कैश सेल्स हैं, इसका मतलब जनवरी की जो 20% है 16,000 वो जनवरी में हमें मिले। फरवरी की 20% 18,000 हमें फरवरी में रिसीव हो गई। मार्च की 20,000 हमें मार्च में। अप्रैल की का 24,000 हो जाएगा 20%, वो अप्रैल में रिसीव होगा। मई का 28,000 हमें मई में रिसीव। अब ऑब्वियस ही बात है कि जो रिमेनिंग सेल्स हैं वो क्रेडिट सेल, वो चाहे अभी नहीं मिल रही हैं पर नियर फ्यूचर में 30 दिनों के बाद, 45 दिनों के बाद, 60 दिनों के बाद वो हमें रिसीव होनी है। तो उसको हम कहेंगे वो हमारा सेकंड फोरकास्ट का पोर्शन होगा जिसमें से हम कैश निकालेंगे। इसको हम कहेंगे अकाउंट्स रिसीवेबल कलेक्शन। अकाउंट्स रिसीवेबल कलेक्शन। अब अकाउंट्स रिसीवेबल कलेक्शन जो है ना वो थोड़ी ट्रिकी है। वो ट्रिकी इस तरह है कि पहले तो आप हिसाब लगाएं कि टोटल सेल्स में से ये जो फोरकास्टेड हमारी 100% सेल्स है इनमें से हमें पता लग गया 20 कैश है, तो इम्प्लाइड है कि रिमेनिंग 80% क्या है, अकाउंट रिसीवेबल है। ठीक है, या अकाउंट रिसीवेबल कलेक्शन है, डेटर की कलेक्शन है, क्रेडिट से। अब इनका भी ये रौला है कि इन्होंने भी फौरन नहीं कलेक्ट होना, इन्होंने भी हिस्सों में कलेक्ट होना है। कुछ अगले महीने कलेक्ट होंगी, कुछ उससे अगले महीने कलेक्ट। तो वहाँ पर बेसिकली आपको वो बताएगा कि जनाब कितनी कितनी देर बाद ये कलेक्ट होगी। लेट सपोज हम कहते हैं कि इस 80 में से आधी यानी 40% जो है 1 मंथ लैग। 1 मंथ लैग का मतलब है 1 महीने बाद ये कलेक्ट होगी। ठीक है जनाब, तो 1 मंथ लैग का मतलब 1 महीने में कलेक्ट होंगी। इसका मतलब है कि अगर मैं कह रहा हूँ 40% जो है वो जनवरी की क्रेडिट सेल्स 40% जो है वो 1 महीने के बाद रिकवर होंगी। इसका मतलब जनवरी में की हुई सेल फरवरी में जाकर ऐसा ही है। इसी तरह रिमेनिंग जो 40% है, अगर वो कहता है जनाब 2 मंथ्स लैग है, 2 मंथ लैग का मतलब है कि 2 महीनों के बाद रिकवर होगा। इसका मतलब है रिमेनिंग जो 40 बच जाएगी वो 2 महीनों के बाद है। इसका मतलब है जनवरी वाली 40% जो है जो 2 महीनों के बाद है वो फरवरी में भी नहीं होगी, मार्च में जाकर रिकवर होगी। तो यही रीज़न है कि सवाल के स्नैरियो के मुताबिक डाटा आपको दिया होगा, उसके मुताबिक आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि कितने महीने पीछे से वो यहाँ तक हमारे जो कैश बजट वाला फोरकास्टिंग वाला पीरियड है वहाँ तक उस पिछले कैश फ्लोज का इम्पैक्ट आएगा। अगर लेट्स सपोज वो 3 महीनों में इसकी रिकवरी को डिवाइड कर देता तो हमें एक और महीना पीछे से लेना पड़ता। 3 महीनों का इफेक्ट जो है वो आने वाले इन 3 महीनों में आ रहा हो। अब जनाब 1 मंथ लैग का मतलब है जनवरी का 40%, यानी ये 80,000 का 40% 32,000 जो है ये फरवरी में वसूल होगा। तो ये आ गया जनाब 32,000 यहाँ।
और जो 2 महीने लैग वाला 40% है इसका 32,000, वो हमें रिसीव होगा मार्च में जाकर, ये आ जाएगा जनाब 32,000। इसी तरह फरवरी का जो 90,000 का 40% है, जो कि 36,000 बनेगा, वो हमारे पास 1 महीने बाद मिलेगा हमें मार्च में 36,000। और जो 2 महीने वाला है वो मिलेगा हमें अप्रैल में जाकर 36,000। इसी तरह मार्च का 40% 40,000 अप्रैल में 1 महीने बाद मिलेगा, और 2 महीने के बाद जो दूसरा 40% है 40,000 वो मई में मिलेगा। इसी तरह मार्च के बाद अप्रैल का 1,20,000 का 40% जो 48,000 बनेगा, वो 1 महीने बाद हमें मई में मिलेगा। अब इससे आगे भी इसका इम्पैक्ट जाएगा, पर क्योंकि हम सिर्फ मई तक की फोरकास्टिंग कर रहे हैं, तो इससे आगे का जो भी होना है उसको हम इग्नोर करेंगे, हम यहीं पे इसको रोक देंगे, इससे आगे की कोई प्लानिंग नहीं की जाएगी। ठीक है जनाब, अब आगे आते हैं ना। अब इसके बाद ये तो आ गए आपके पास सेल्स एसोसिएटेड। इसके अलावा कोई भी और अगर इनकम है आपकी, जो अदर रिसीट्स हो सकती हैं, डिस्काउंट रिसीव है, रेंट रिसीव्ड है, तो ये हमारी कहलाएंगी अदर रिसीट्स। इनको हम अलहदा से लिख रहे हैं जो अदर देन सेल्स हैं, यानी कैश और क्रेडिट सेल्स के अलावा। लेट सपोज वो कहता है जनाब कि हर महीने आपको रेंट आता है $5,000, तो जनाब ये अदर रिसीट्स आपके पास, रेंट रिसीव भी लिख सकते हैं, $5,000 हर महीने में आपने डाल देना है। जो वो कहेगा उसके मुताबिक आपने इसमें फॉर्मेट में पुट कर देना है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, सीधा सीधा जो रिसीट्स हैं वो रिसीट्स के स्केड्यूल में आ जाएंगे। अब फाइनली जनाब, अब इनको सम करने का टाइम आ गया। जो हमारे पीरियड्स हैं ये 3, तो मार्च के पीरियड में 20 जमा 36, 56, 56 जमा 32, 88 और 5, तो ये जनाब आपके पास 93,000। ये हमारे पास टोटल रिसीट्स आ गई यहाँ, टोटल कैश रिसीट्स। ये अब हम उठा के जाके कैश बजट में लिख सकते हैं। इधर से 24 और 40 64 और 36 1,05,000, ये 1,05,000। इधर आ जाए 28 जमा 48 68, 68 और 8 76 और 40, तो ये 1,16,000 और 5 $1,21,000 ये भी आ गया। तो ये टोटल कैश रिसीट्स आ गए। अब ये 93, 1,05,000 और 1,21,000 जो है, ये रिसीट्स के तौर पे कैश बजट में हम जाके रिकॉर्ड कर देते हैं, और उसका रेफरेंस भी आ गया हमारे पास ये रिसीट्स का वर्किंग वन के हवाले से। ये आ गया जनाब 93,000, ये आ गया जनाब 1,05,000, और ये आ गया जनाब 1,21,000। अब हम करेंगे दूसरी कैश डिस्बर्समेंट की वर्किंग, जो हमारा इस सवाल का तीसरा फॉर्मेट होगा। ठीक है, वो भी इसी तरह बन जाएगा हमारे पास। यहाँ पर हम बना लेते हैं जनाब वर्किंग नंबर 2, W2 जो मैंने ऊपर लिखा, ये हमारा होगा कैश डिस्बर्समेंट स्केड्यूल, ये कैश डिस्बर्समेंट का टेबल, पेमेंट्स जहाँ पे आ रही है, कैश डिस्बर्समेंट। ठीक हो गया था। अब इसके हवाले से अगर मैं बात करूं, तो इसमें बेसिकली जहां पर इनकम के लिए या कैश वसूल करने के लिए सेल को बेस बनाया जाता है, कैश डिस्बर्समेंट में जो हमारी बुनियाद बनती है ना, वो बनती है परचेजेस की फोरकास्ट। अब जिस तरह पुराने महीनों की सेल्स का इम्पैक्ट आने वाले महीनों में आता है, इसी तरह पिछले महीनों की परचेजेस का इम्पैक्ट भी आने वाले महीनों की परचेजेस में आता है। उसी तरह 5 मंथ्स की हम परचेजेस की फोरकास्ट ले लेते हैं। लेट सपोज ये जनाब जनवरी की है 40,000, फरवरी की है जनाब 60,000, फिर मार्च की है जनाब 75, चलो राउंड फिगर कर लेते हैं, इजी हो गया। मार्च की हम लेट सपोज 60, ये जनाब 80
ये फोरकास्ट किस तरह है जनाब? ये 40,000 है जनाब जनवरी का, 50,000 है जनाब फरवरी का, 60,000 है जनाब मार्च का, अप्रैल का 80,000 और मई का 1 लाख। ये जनाब हमारे पास परचेजेस की फोरकास्ट है। अब जिस तरह सेल में जो पैसे वसूल हो रहे हैं वो इकट्ठे नहीं हो रहे, इसी तरह परचेजेस में भी इकट्ठे पे नहीं करने पड़े, उसमें भी पार्टीशनिंग डिस्ट्रीब्यूशन है। ये 100% है। वो कहता है जनाब इसमें से आप जो है ना अल्लाह भला करे, वो कैश परचेजेस करते हैं सिर्फ 20% माल आप नकद खरीदते हैं, बाकी सारा उधार जाता है। जब अब उधार है वो अभी नहीं पे करना, मुस्तकबिल में कभी तो पे करना है, तो उसको कहा जाएगा अकाउंट्स पेबल पेमेंट्स। ठीक है जनाब, यानी उनको कब पे करेंगे वो हम फोरकास्ट करेंगे यहाँ। तो जनाब ये जारी बात 80% ये हो। 20% 40,000 का 8,000 जनवरी में, फरवरी में 10,000, मार्च में 12,000, अप्रैल में 16,000 और मई में 20,000। उसके बरक्स अकाउंट्स पेबल की पेमेंट्स के अंदर उसी तरह होगा, कुछ इस आने वाले महीने में देंगे, कुछ उसके भी महीने बाद देंगे। तो हमारे पास या तो होगा 1 मंथ लैग या होगा 2 मंथ लैग, इसी तरह 3 मंथ लैग भी वो कह सकता है डिपेंडिंग ऑन कि वो क्रेडिट पीरियड की। तो अगर वो कहता है 1 मंथ लैग और वो कहता है कि लेट्स सपोज इसमें से जो है अल्लाह भला करे आपका उसी तरह ले लेते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। आधी 1 महीने बाद पे करते हैं और बाकी की आधी जो है वो हम 2 महीनों के बाद पे करते हैं। तो ब्रेकअप कैसे बनेगा? 1 मंथ लैग का मतलब है 40,000 का 40%, 16,000 जो है वो फरवरी में रिकवर होता है। इसी तरह 2 मंथ लैग का मतलब है जो रिमेनिंग 40% है, 40,000 का 16,000 वो जाके मार्च में पे करेंगे। फरवरी का 40% जो 1 महीने बाद होना है वो आपके पास 20,000 जो है वो मार्च में होगा, और 2 महीने बाद वाला 40% 20,000 जो है वो अप्रैल में। मार्च का 40% 24,000 अप्रैल में आएगा, 1 महीने बाद वाला। 2 महीने बाद वाला 24,000 मई में आएगा। अप्रैल के 80,000 का 40% 32,000 जो है उसकी पेमेंट मई में। ठीक हो गया। ये तो हो गई परचेजेस से हवाले से पेमेंट्स। अब इसके अलावा भी हो सकती है, जैसे अदर रिसीट्स हो सकती हैं, अदर पेमेंट्स और बहुत सारी हैं। इसमें ज़्यादा एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आपके पास आ जाती हैं जनाब वेजेस एंड सैलरीज। ठीक हो गया। उसके बाद जनाब आपके पास आ जाती हैं क्या नाम है पेमेंट्स, कोई इंटरेस्ट की पेमेंट हो, इंटरेस्ट पेमेंट है, कैश डिविडेंड की कोई पेमेंट है। इसके बाद आपके पास जनाब कोई टैक्स की पेमेंट आ गई। ठीक है, आपने कोई रेंट पे किया, ठीक है, आपने क्या नाम है कोई यूटिलिटी पे की है, कोई भी कैश पेमेंट एक्सपेंस जो है वो यहाँ पे आ गया। इसकी अनलिमिटेड एग्जांपल्स है, ये जिस मैंने आइडिया देने के लिए आपको यहाँ बता दिया। आपके पास लीज पे एसेट या उसका लीज रेंटल आप पे करें, या आपने कोई एसेट परचेज किया तो फिक्स एसेट परचेज आ जाएगी। इस तरह का कुछ भी जो है वो जो भी सवाल में दिया हुआ है पेमेंट के तौर पर, डिस्बर्समेंट के तौर पर, वो आप यहाँ पर रिकॉर्ड कर लें। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। लेट सपोज सैलरीज एंड वेजेस हैं जनाब आपकी मार्च की हैं 10,000, मई अप्रैल की हैं 12,000 और मई की हैं 14,000। इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो क्वार्टरली बेसिस पे हो रही है, तो वो सिर्फ मार्च में होगी। 5,000 की एक पेमेंट आपकी होगी, तो जनवरी फरवरी मार्च में पे कर लिया, फिर अगली जून में होगी, वो अगले कैश बजट में आ जाएगी।
क्या डिविडेंड आपने अनाउंस किया जी मई के अंदर, आपने कहा हम देंगे, लेट सपोज वो है 10,000। उसके बाद टैक्स आ गया, अप्रैल में ड्यू था वो टैक्स, वो भी आपके पास 15,000 का टैक्स यहाँ पर। रेंट आप दे रहे हैं हर महीने जनाब 5,000 5,000। फिक्स एसेट की परचेज है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप वो परचेज करेंगे अप्रैल में आप परचेज करेंगे कोई 25,000 का फिक्स एसेट, उसका आउटफ्लो यहाँ। अब जब जिस तरह हमने रिसीट्स का टोटल किया था उसी तरह हम इन डिस्बर्समेंट्स का पेमेंट्स का टोटल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर जनाब टोटल कैश डिस्बर्समेंट्स आ जाएंगी जो हम कैश बजट में लेकर जाकर रिकॉर्ड करें। टोटल कैश डिस्बर्समेंट्स, तो जनाब टोटल कर लेते हैं। इधर कैश है जी 12,000 और 20 32 और 16 48, 48 में 10 डाले 58 और 5 और 5 68। ये टोटल कैश डिस्बर्समेंट्स आ गई जनाब $68,000 की। अप्रैल में आ जाए, अप्रैल में है जी 16 और 24 40 और 20 60 60 और 12 72 और 20 92 और 25 92 और 25 में 1,17,000 की ये आ गई 1,17,000। तो इधर आ जाए जनाब मई में 20 और 32 52 और 24, तो ये आ जाएगा आपके पास 76 14 उसमें डाले तो 90 और 10 1,05,000, ये आ गया 1,05,000। ठीक है जनाब, तो ये तीन फिगर्स आ गए 68 1,17,000 और 1,05,000। ठीक हो गया। अब इसको उठा के हम वो जो दूसरा वर्किंग टू कैश डिस्बर्समेंट का हवाला दिया था उधर पुट कर देंगे। यहाँ पर जब हम इसको पुट करेंगे तो अब हम इस पोजीशन में है कि हम अपने कैश डिस्बर्समेंट को मुकम्मल करें। तो यहाँ पर आ जाएगा जनाब 68,000, यहाँ पे आ जाएगा 1,17,000, यहाँ पर आ जाएगा 1,05,000। तो ये सारे पेमेंट्स हैं, ये लेस होनी है, मैंने नेगेटिव में लिख दिया। नेट कैश फ्लो आ जाएगा, यहाँ पर इसका डिफरेंस ले लें आप 68 में से 93 माइनस कर दें, और सॉरी 93 में 68 माइनस कर दें, तो ये आपके पास तकरीबन जनाब 13 और 12 25,000 आ जाएगा। पॉजिटिव 25,000 का नेट कैश फ्लो इस मंथ। इस मंथ का देखेंगे तो 12,000 का नेगेटिव कैश फ्लो है, और मई के महीने में आपका पॉजिटिव कैश फ्लो है 16,000। ठीक है। अब ओपनिंग बैलेंस मार्च का जो है वो हमें मिलेगा कि फरवरी का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो मार्च का ओपनिंग है, वो देगा सवाल में ओपनिंग, यानी कैश बजट के पहले महीने का ओपनिंग दिया होगा। लेट्स सपोज वो 5,000, तो आपने एस्टिमेट कर लिया कि भाई इस महीने सारे खर्चे करने के बाद क्लोजिंग बैलेंस हमारा मार्च का जो है ना वो 30,000। जब मार्च का आपने क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे निकाल लिया ना, तो इसकी बेस पर आप एस्टिमेट कर सकते हैं कि मेरा अप्रैल का ओपनिंग क्या होगा। जो मार्च का क्लोजिंग होगा वो अप्रैल का ओपनिंग 30,000 है, उधर से 12,000 माइनस करेंगे तो 18,000 का रिमेनिंग क्लोजिंग आ जाएगा अप्रैल का। जो अप्रैल का क्लोजिंग होगा उसको बेस बना के जनाब आप एस्टिमेट कर सकते हैं अगले महीने का ओपनिंग, जो कि इस केस में हो जाएगा ये 18,000 यहाँ पर आ गया। ठीक है जनाब। अब ये आपके पास जो 16 और 18 ये 34,000 ये आ रहे हैं। ठीक हो गया। अब लेट सपोज कि आपका प्लान है कि आपने जनाब मिनिमम कैश बैलेंस जो है ना वो 25,000, ये भी सवाल में दिया होगा, वो मेंटेन करना है। ठीक है। इर्रिस्पेक्टिव के क्या हालात हैं, आपने हर महीने कम से कम 25,000 साइड पे लगा के रखते हैं। ठीक हो गया। तो अब आपके पास एक सिचुएशन आएगी जो आपने एस्टिमेट किया उसकी एक पोजीशन शो करेगी कि जनाब कहाँ पर हमें फाइनेंसिंग की ज़रूरत हो सकती है और कहाँ पर हमारे पास सरप्लस कैश हो सकती है। फॉर एग्जांपल मार्च की बात करूँ, 30 में से 25 मिनिमम निकाल भी दें
5,000 का हमारे पास सरप्लस आ गया, ठीक है जनाब। मगर जब हम अप्रैल में जाते हैं तो हमारे पास 18 बचता है और 25 अगर हमने मेंटेन करना है तो इसका मतलब है बाकी जो डिफरेंस है 7,000 का, उसकी फाइनेंसिंग चाहिए होगी। 7,000 रुपये हमें अरेंज करना होगा इस 1 अप्रैल के मंथ के लिए। और उसके बाद इधर आ जाए लास्ट में तो फिर दोबारा आपके पास 9,000 जो है वो सरप्लस आ जाएगा, क्योंकि 34 है बैलेंस क्लोजिंग और 25 मिनिमम रखें भी तो 9,000 फिर भी एक्स्ट्रा है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा बेसिक जो टारगेट था कि एक्सेस और सरप्लस और फाइनेंसिंग रिक्वायर्ड जो है इसको हमने फाइंड आउट करना था। अब यहाँ पर एग्जांपल में मैंने इस तरह लिया है, प्रैक्टिकली कुछ भी हो सकता है, तीनों फाइनेंसिंग में आ सकते हैं, तीनों सरप्लस आ सकते हैं, जो भी सवाल में होगा उसके अकॉर्डिंगली आपने इसको करना है, फॉर्मेट्स यही फॉलो करने हैं तो आपका सवाल खुद ब खुद ऑटोमेटिकली सॉल्व होगा। इसको करने का सिर्फ एक ही प्रॉब्लम हो सकता है, अगर आप फॉर्मेट याद नहीं करेंगे तो आपको डिफिकल्टी आएगी। अगर आप फॉर्मेट लर्न करेंगे तो क्वेश्चन में डाटा खुद ब खुद इन वर्किंग्स में जाता जाएगा, ठीक है। यानी रिसीट्स और डिस्बर्समेंट निकालने के लिए जो डाटा दिया जाएगा वो रिसीट्स और डिस्बर्समेंट स्केड्यूल में चला जाएगा। जो चीज़ें जैसे ये ओपनिंग बैलेंसेस हैं, क्लोजिंग बैलेंसेस हैं और मिनिमम बैलेंस है, ये सारा कैश बजट के फॉर्मेट में आएगा। रिसीट्स और डिस्बर्समेंट की वर्किंग करेंगे, वहाँ से डाटा इसमें उठा के डालेंगे तो आपके पास जो सरप्लस या एक्सेस कैश या फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट से दोनों जो आपके सवाल की रिक्वायरमेंट है वो आ जाएगी, ठीक हो गया। अब इसके लिए आपने ये फॉर्मेट्स अच्छी तरह लर्न करने, मैं ये फॉर्मेट्स भी शेयर कर देता हूँ आपके साथ और साथ में जो है ये लेक्चर भी, तो इसको देखिएगा और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम या कोई क्वेश्चन हुआ तो पूछिएगा। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर।